नमस्कार दर्शकों, परीक्षा के तनावपूर्ण वातावरण में अपनी तैयारी पूर्ण कर रहे होंगे। सभी को आशा है कि वो एक बहुत अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपना प्रदर्शन करें। हम आपको हर विषय की तैयारी किस प्रकार की जाए, कि आपको 1 मार्क्स के प्रश्न के लिए किस तरह तैयारी करनी है, 3 नंबर के मार्क्स के लिए किस प्रकार का लिखना है, मार्क्स अच्छे, मूल्यांकन अच्छा हो, आपके अंक अच्छे आएँ, इसके लिए आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है बच्चों के लिए गणित, और गणित में उन्हें हमेशा डर लगता है। इसलिए आज हम आपको गणित की एक आसान सी तरीका, आसान सी प्रक्रिया बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक हासिल करने के लिए मदद मिलेगी। बच्चों, एग्ज़ाम हो, पास आ गए हो, अभी आप अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ ज़रूरी टिप्स आपको बताना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से आप गणित में 100 में से 100 अंक अपने ला सकें। सबसे पहले तो ये है, जब भी आप पेपर आपको मिले, आप उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि आजकल पेपर 15 मिनट पहले आपको मिल जाता है, तो उसे पूरे ध्यान से पढ़िए। दिमाग पे कोई भी टेंशन या किसी तरह का तनाव आप मत रखिए, क्योंकि अगर आप टेंशन में रहेंगे तो गणित के सवाल आपसे बन नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आप पेपर करें तो जो क्वेश्चन आपको कहा जाता है कि पहला प्रश्न पहले पेज पर होना चाहिए, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है वो क्वेश्चन आप सबसे पहले करिए, चाहे वो 6 नंबर का हो, चाहे वो 5 नंबर का हो या 4 नंबर का हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट रहता है। अगर आप जो आपको अच्छे से आ रहा है, सबसे अच्छे से आ रहा है, उसको सबसे पहले करिए, फिर उसके बाद जो आ रहा है उसको दोबारा करिए। जो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप कंफ्यूज होंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, उन सारे क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में करिए। तीसरी बात एक और ये है कि आप कोशिश करिए कि आपका पूरा पेपर 2.25 घंटे में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर आप 2.25 घंटे में पूरा पेपर कर लेंगे तो 15 मिनट का जो समय आपको लास्ट में मिलेगा, आप उस समय को आपने जो भी पेपर में किया है वो सारा का सारा आप एक बार पढ़ पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम पेपर में मैडम ने या सर ने कॉपी लेना शुरू की, तब तक हम बिल्कुल लास्ट तक लिखते रहते हैं, जिससे हमें ये नहीं पता लग पाता है कि हमने क्या लिखा है, हमारी क्या मिस्टेक हो गई। एक और बात ये भी है कि आपकी जो भी मिस्टेक होगी वो लास्ट में ही हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जब सिस्टमेटिक किया हुआ है, पहले सबसे अच्छे से, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, तो उससे आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि जब आपकी कॉपी जांची जाएगी तो आपका इंप्रेशन पहला अच्छा है कि सब सही 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 आता जा रहा है, तो हमारे मन में भी आपके प्रति एक धारणा बन जाएगी कि ये बच्चा अच्छा होशियार बच्चा है। दूसरा एक और ये भी है कि आप जो प्रश्न हल करो उसमें निशान जरूर लगाते जाओ। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने 5वां प्रश्न कर तो लिया है, लेकिन आपने अपने पेपर में कोई भी निशान नहीं लगाया, हड़बड़ाहट में लग रहा है 1 घंटा बचा, आधा घंटा बचा, तो उस स्थिति में आप वो 5वां क्वेश्चन दोबारा भी कर जाते हैं। तो आप अगर अपनी कॉपी पेपर में निशान लगाते चलेंगे तो उससे आपको फ़ायदा रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपके कितने प्रश्न छूट गए हैं और उनको आपको इतने समय में पूरा भी करना है। ठीक है ना? अब आपको जो भी अगर कोई कठिनाई है तो आप बताते जाइए, तो हम आपको सॉल्व करके बताते चलेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैम, मैक्सिमम बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि मैथ्स में 95 तक मार्क्स तो आ जाते हैं, पर उससे ऊपर नहीं आ पाते, इवन 98 भी आ जाते हैं, पर 100 में से 100 क्यों नहीं आ पाते? 100 में से 100 लाने के लिए आपको बहुत डीप में जो विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं उनको आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, जो आप IIT की शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं वो शॉर्टकट मेथड छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उस हिसाब से जो भी फार्मूले आपने उसमें इस्तेमाल किए हैं पूरा हल करना पड़ेगा। आप क्या करते हो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ ऊपर का थोड़ा सा कर दिया और बीच में कोई भी लिखा नहीं और लास्ट में आंसर ले आते हो। इसलिए आपको 100 में से 100 अगर लाना है तो आपको IIT का पैटर्न छोड़ के जो अपना पैटर्न होता है वो करना पड़ेगा, तभी आपको 100 में से 100 मार्क्स आ पाएंगे। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1 नंबर के क्वेश्चंस की तैयारी कैसे की जाए कि 100 में से 100 नंबर प्राप्त हो हमें? 1 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी के लिए आप सबसे पहले तो अपने ब्लूप्रिंट में ये देख लें कि कौन कौन से चैप्टर में से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वो चैप्टर अगर आप देख लेंगे तो आपको पता रहेगा, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है स्कूल में, तो आपको जो कई ऐसे चैप्टर होते हैं उनमें से भी 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं जो बोर्ड में आने नहीं हैं। तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको 1 नंबर के आने हैं आप उनका बना लें, और उनके भीतर जितना लिटरेचर लिखा हुआ है, प्रस्तावना जितनी रहती है ना,
उस पूरी प्रस्तावना को अच्छे से कहानी जैसे पहले पढ़िए, फिर उसमें जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट टाइप का है तो उसको आप मार्कर से मार्क कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, जब आप परीक्षा के समय परीक्षा देने जाएंगे तो वो मार्क किया वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे आपके में चैप्टर है सहसंबंध, तो कभी कभी उसमें एक क्वेश्चन होता है, आपके लिटरेचर में लिखा हुआ है कि दो चरों के बीच में सहसंबंध नहीं होता, लेकिन पूछने वाले ने ये पूछा कि दो स्वतंत्र चरों के बीच सहसंबंध होता है। अब आपने ये तो ध्यान नहीं दिया कि उसने नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है, बस आगे की थोड़ी सी लाइन पढ़ी और उस हिसाब से सत्ता सत्य लिख दिया। तो इस सब के लिए आपको एक बार उस लिटरेचर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और ध्यान से पढ़ने के बाद नहीं है तो उसका हाँ वाला भी लिख के ऑप्शन में रखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। थैंक यू मैम। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऐसा हो जाता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सी लगाना भूल जाते हैं, तो मैम उससे मार्क्स में फ़र्क पड़ता है? उससे मार्क्स में फ़र्क तो नहीं पड़ता है, पर इंटीग्रेशन में सी जरूर लगाना चाहिए। इसलिए आप अगर 100 में से 100 पा रहे हैं तब तो वो सी नहीं लगा तो 1 नंबर हटा सकता है, और अगर आप 98 तक आए हैं तो फिर नहीं काटते जनरल। कारण ये है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अंतर होता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, और इंटीग्रेशन का क्या होता है 1 होता है। तो इंटीग्रेशन जब अपन लगाते हैं तो x आ जाता है। उदाहरण के तौर पे ये देख लीजिए, जैसे x की घात 0 इसका अगर इंटीग्रेशन है तो ये क्या आएगा, x की घात 0 + 1/0 + 1, यानी ये हो गया x। और इधर पे अगर मान लो x की घात 0 का डिफरेंशिएशन है तो वो क्या आएगा 0। तो यहाँ 0 आता है, यहाँ x आता है, यहाँ इसलिए c कांस्टेंट अपन लगा दें। मैम मेरा नाम शिवम मगरदे है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे एग्ज़ाम अभी बहुत पास है और हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे कैसे उसका रिवीजन भी कर ले और अच्छे से पढ़ भी लें। शिवम, तुम ये जानना चाहते हो कि एग्ज़ाम के समय आप किस तरह से पढ़ाई करें कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। तो कुछ मैं चैप्टर हैं जिनके नाम आपको बता रही हूँ, जिनमें से जितना आता है जो सरलतम भी हैं, और आप उन्हें पढ़ेंगे तो कम से कम आपके एग्ज़ाम में 60-65 नंबर तो आराम से आएंगे। तो हम चैप्टर जो बता रहे हैं उनको आप लिखिए और उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आंशिक भिन्न, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो कम से कम आपके 70 नंबर तो पक्के हैं। सबसे पहले आंशिक भिन्न पे हम आते हैं। आंशिक भिन्न में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ठीक है। और आंशिक समाकलन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आते हैं ऊपर नीचे, उचित भिन्न नहीं रहती है, विषम भिन्न रहती है। तो उसको सबसे पहले आपको उसको उचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। उचित भिन्न में बदलने के बाद में आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन से मान निकालेंगे तो आराम से ये वाला चैप्टर जो है आप तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा आया अवकलन। अवकलन में सरल अवकलन आते हैं, सीधा सीधा एक फार्मूला रहता है, उस फार्मूले को आप सॉल्व करेंगे और उसी फार्मूले को सब सवाल में लगाएंगे तो जो आराम से होगा। कठिन अवकलन है, कठिन अवकलन में भी कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। सहसंबंध है, सहसंबंध में एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो आता है कार्ल पियर्सन गुणांक निकालना, जो एक सूत्र होता है और सूत्र पे आधारित वो क्वेश्चन होता है। दूसरा समासरण है, समासरण में आपको 2 रेखाएं दी रहेंगी और उन दोनों रेखाओं में आपको मान निकालना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि b की x पे y की x पे समासरण रेखा क्या है, x की y पे समासरण रेखा क्या है, उसके लिए भी एक फार्मूला, उस फार्मूला में आप मान रखेंगे तो ये सवाल भी हल हो जाएगा। अवकल समीकरण जो है, अवकल समीकरण को बाद में कठिन तो कहते हैं, लेकिन इसमें 3-4 जो एक्सरसाइज हैं वो बिल्कुल सरलता में आप अगर ध्यान से करेंगे, उनमें ज़्यादातर सवाल ऐसे आते हैं कि एक तरफ आप x को कर दीजिए, दूसरी तरफ आप y को कर दीजिए और दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने में बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला ही लगता है। तो ये अवकल समीकरण वाला कर लीजिए। आंकिक विधियां में से 5 नंबर के 5 विकल्प आते हैं और विकल्प क्या है, इसमें 8-10 सूत्र हैं। वो सारे अगर आपने सूत्र याद कर लिए तो 5 नंबर पूरे पक्के हैं आपके।
यहाँ समाकलन पे आते हैं। समाकलन और कठिन समाकलन, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसी में से सही जोड़ी आती है, इसी में से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। और ये दोनों चैप्टर भी हैं आपके। कठिन समाकलन ये है वो पूरा का पूरा आंशिक भिन्न है, क्योंकि अगर जो कठिन वाला समाकलन रहेगा उसको आप पहले आंशिक भिन्न में बदलोगे, आंशिक भिन्न से पूरा हल करोगे और सीधा का सीधा फार्मूला लगाओगे। समाकलन में पूरे में फार्मूले लगते हैं। फार्मूले आप एक जगह लिख लीजिए अपने घर में, आते जाते में देखते रहिए उन्हें। और इन चैप्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अवकलज के अनुप्रयोग है वो एक बार, इसमें एक सवाल होता है मैक्सिमा मिनिमा का, जिसमें एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका मैक्सिमा निकल आएगा, एफ डैश एक्स निकलेगा। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखोगे तो वो जो एक्स के मान निकलेंगे उन्हीं से आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट बताना है। तो ये भी कोई कठिन नहीं है आपके लिए। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये पूरा का पूरा सूत्र पे आधारित है। और इतने पूरे जो चैप्टर हैं, इतने ही चैप्टर अगर आपने कर लिए तो 70 नंबर मिल जाएंगे। 2-4 चैप्टर जो आपके में हैं वो थोड़े से कठिन है, लेकिन ये सारे तो इतने सरल हैं कि इन्हीं को करोगे। और इनको करने के लिए आप सबसे पहला काम ये करिए कि ये जितने भी सूत्र इनमें लग रहे हैं उन सारे सूत्रों को एक साथ कर लीजिए। दूसरा एक और बात भी है कि पिछले साल का छोड़ के 2015 का पेपर छोड़ के 2014, 13, 12, 11 और 10 ये 5 साल के पेपर आप पूरे सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। इनमें क्या होता है, मेथड तो वही रहती है, सिर्फ इसमें संख्या बदलती है। मैथ्स में रिपीट पूरा का पूरा कभी नहीं होता है, लेकिन इनमें संख्या बदलने के लिए आप ध्यान से जब पेपर देते हैं तब भी संख्या को पढ़ लीजिए। हमने तो कई बच्चे ऐसे देखे हैं संख्या पढ़ते नहीं है और वो लगा अरे ये आ गया आ गया आ गया, और देख नहीं रहे कि 2 की जगह उसमें 6 लिखा है, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। फिर दूसरी बात एक और भी है कि गणित में आपको स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं। आपने अगर एक स्टेप सही की तो 1 नंबर पक्का। कई बार क्या होता है बच्चे से आधा सवाल बनता है और आधा नहीं बनता है, तो वो इस बारे छोड़ आता है कि अब नंबर तो मिलेगा नहीं, लेकिन और मिलते हैं स्टेप वाइज। पर ऐसा नहीं कि पहली स्टेप गलत की और आप सोच रहे हैं कि आगे हमने सही कर दिया तो नंबर मिलेगा। जैसे इसका सवाल आया, अगर आपने पहले सही किया, हमने आपको बताया था इसको उचित भिन्न बनाना पड़ेगा। उचित भिन्न बनाएंगे तो आपको पहले भाग देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि उचित भिन्न बनाई नहीं और A/B लिखना शुरू कर दिया और कहा हाँ तो पूरा आंसर आ गया था, पूरा सवाल सही था, हमें नंबर नहीं मिले। नंबर तभी मिलेंगे आपको स्टेप बाय जब पहली, दूसरी, तीसरी स्टेप सही होगी। अगर आपकी पहली, दूसरी, तीसरी स्टेप गलत है और उसके बाद आपने कर भी लिया सही तो भी वो 0 नंबर मिलेगा। तो आपसे सवाल जितना जितना अगर आपसे पूरा नहीं बन रहा है, अगर आप पास होने की कगार पे जाना चाहते हो तो आपको स्टेप में जितनी स्टेप आती है उतनी स्टेप तो करो, नहीं तो आप उसको पूरा छोड़ के मत आओ। कोशिश करो कि पेपर का कोई भी पोर्शन आपका छूटे ना और किसी भी क्वेश्चन को दोबारा मत करना। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हमने दोबारा कर दिया तो दोबारा अंक मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर जो है आपके पेपर की जो कॉपी होती है उसके आगे लिखा रहता है पहले प्रश्न में इतने अंक, दूसरे प्रश्न में इतने अंक। जब टीचर ने उसमें भर दिया तो आपने दोबारा किया तो भी कोई मतलब का नहीं है। इससे बेटर है कि आप दोबारा क्वेश्चन किसी को भी मत करिए, जो आपसे अच्छे से बन रहा है उसको करिए, और नहीं तो दोबारा करोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा आपका, क्योंकि पेपर भी छूटेगा और दूसरा आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। और जो दोबारे में क्या होता है, जो पहले आपने किया होता है वो टीचर जांचता है, दोबारा वाला नहीं जांचता। अगर आपने पहला वाला गलत कर दिया ना और दोबारा वाला सही कर दिया तो वो गलत वाला काट के 0 देके और बाहर भर जाएगा 0 अंक। किसी को और कुछ पूछना है? किसको पूछना है प्रश्न? मैम मेरा नाम सोनू साहू है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और वो हमें नहीं आता है तो हम घबरा जाते हैं, वो पेपर ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो मैम आप हमको ऐसे कुछ बताइए कि हम मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करके पेपर अच्छे से करें। सोनू क्या है, किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले बात तो ये है कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर गया तो मतलब वो आगे तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो ध्यान से, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अब चुपचाप 1 मिनट तक आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स करिए। आपने अगर साल भर क्लास ढंग से अटेंड की है तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद जरूर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले अपना धैर्य मत खोइए। कई बार क्या होता है, हम पेपर पढ़ते हैं और हमें ऐसा लगता है, पहले तो पेपर हमने पढ़ा, लगा पहला भी बन रहा है, दूसरा भी बन रहा है, तीसरा भी बन रहा है, चौथा भी बन रहा है, और उसके बाद जब हम करने बैठते हैं तो लगता है अरे ये तो कुछ बन ही नहीं रहा।
तो उसकी वजह यही होती है कि हम हड़बड़ाहट में, हमें समझ में नहीं आता, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये 3 घंटे में हम इस पेपर को हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी से नर्वस होते हैं। और एक और बात है कि गणित के पेपर के एक दिन पहले आप बिल्कुल फ्री माइंड में रहिए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि कल हमें पेपर देने जाना है, क्योंकि अगर आप लास्ट जाते जाते तक पढ़ते रहेंगे ना तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। गणित ऐसा तो है नहीं कि रट के चले आए और आके लिख दिया। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत चित्त रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम भी करना पड़ेगा, तब जाके आप गणित का पेपर शांत चित्त होकर कर पाएंगे। और घबराना किसी चीज़ से नहीं है। आप घबराएंगे तो वो क्वेश्चन और भी नहीं आएगा। इससे अच्छा आप अगर अपने आप को शांत रखेंगे तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है, हमारे बहुत करने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ में भी नहीं आ पा रहा है, तो आपके लिए अच्छा तरीका यह है कि आप उस क्वेश्चन को देख देख के 2-3 बार कर लीजिए। बिना देखे नहीं, देख देख के लिखिए, क्योंकि देखने से ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं और वो हमारी आंखों में उनकी तस्वीर भी बन जाती है। तो जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि INP भी है और हम तैयार भी नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि कोई हमें बता पाए, क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उसको अपनी कॉपी में 3-4 बार उसी को देख देख के लिखिए। वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए लागू हो सकता है। आप 3-4 बार जब उसे देख देख के लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में, मेमोरी में चला जाएगा। फिर उसके बाद उसको तुरंत लिख के नहीं देखना है। 3-4 बार जो आपने पढ़ा है 2-4 घंटे का ब्रेक दे दीजिए और फिर उसके बाद आप उसे लिख के देखेंगे तो आधे से अधिक तो आपके दिमाग में आ चुका रहेगा, जिसे आप लिखोगे। लिख लिख के जो तैयारी होती है वो सबसे अच्छी होती है। और गणित वैसे भी प्रैक्टिस का काम है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपसे बनेगा, और आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो नहीं बनेगा वो आपसे। मैम, मेरा नाम उत्तम गौतम है। मेरा प्रश्न ये है कि मैम बोर्ड के पेपरों में समाकलन इकाई से मैम बहुत से क्वेश्चन यानी ज़्यादा नंबर के प्रश्न आते हैं, तो मैम उसको ऐसे यानी कि उसकी परफेक्ट तैयारी हो जाए कि मैम उसमें नंबर ना कटे और अच्छे से चल जाए। तो मैम मेरे एक क्वेश्चन है मैम, जो यानी कि बोर्ड के पेपर में यानी कि 2-3 स्थानों में आ चुका है, मैम वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैम 10³ सेक स्क्वायर का मैम समाकलन क्या होगा? ठीक है उत्तम, तुम्हारा सवाल मैं बताती हूँ। थैंक यू। तुमने पूछा है इंटीग्रेशन में sec² x 10³ x इंटू dx। सबसे पहले आप इसे हल करेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि सूत्र क्या है। हम ये जानते हैं कि 10x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है। अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि sec x का डिफरेंशिएशन नहीं होता कि sec x में जो होगा उससे ये नहीं आएगा, पर इसके मान को रखेंगे तो हम ये आ जाएगा। तो हमने माना 10x बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec² x dx इक्वल टू dt। हमने sec² x dx की जगह क्या रख दिया? dt। 10x हमने क्या माना था? t की पावर 3। यहाँ हम फार्मूला लिख देंगे x की पावर n इंटू dx इक्वल टू क्या आता है? x की पावर n+1/n+1। तो ये आपका आ जाएगा t की पावर 4/4। t हमने किसे माना था? 10x को माना था। 10 4x/4। इसको लिखेंगे जब हम तो इस तरह से लिख लेंगे प्लस c, और लिख देना c कांस्टेंट। मैथ्स में आप ध्यान में रखना कि जिस टाइप का क्वेश्चन आया, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो कम से कम 2-3 लाइन तो हो। 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 6-7 लाइनें तो हो। 4 नहीं 6-7 लाइनें तो कम से कम हो उसमें। 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो कम से कम 1 पेज में हो। और जितने भी सूत्र आपके इस्तेमाल हो रहे हैं उन सारे सूत्रों को आपको लिखना अनिवार्य है। आप ये मत सोचिए कि अगर जैसे ये 2 नंबर का है तो ये आप इतना पूरा लिखेंगे तो 2 में से 2 देगा। आपने मान लो एक भी स्टेप नहीं, इसके बाद डायरेक्ट ये लिख दिया और आप उम्मीद लगा रहे हैं कि 2 नंबर देगा, तो वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने बीच का तो कुछ भी नहीं लिखा ना। तो इसलिए आपको पूरा हल करना पड़ेगा अगर नंबर के हिसाब से। 1 नंबर का है तब आप भले ही नहीं हल करिए, 1 नंबर में डायरेक्ट आंसर लिखिए, लेकिन 2 नंबर का अगर है तो उस हिसाब से आपको हल करना पड़ेगा। और 6 नंबर वाले में तो बिल्कुल भी शॉर्टकट मत लगाना। तुम लोग शॉर्टकट मेथड लगा देते हो, फिर उसके बाद कहते हो कि टीचर ने हमें नंबर नहीं दिए।
मेरा नाम जितेन निषाद है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैम मुझे प्रायिकता वाले चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन है मैम, उसकी तैयारी, उस चैप्टर की तैयारी किस प्रकार की जाए कि अच्छे नंबर आए उस चैप्टर से हमें। प्रायिकता जो चैप्टर है, प्रायिकता कुल मिला के जो आपने 11th में क्रमचय संचय पढ़ा है उससे संबंधित है। प्रायिकता में आप सबसे पहले जो लिटरेचर लिखा हुआ है उस लिटरेचर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्रायिकता से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और उसमें कंफ्यूज बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें सारे आंसर में, जैसे मान लो एक आध सवाल आप बताइए तो हम उसको फिर बताते हैं आपको सॉल्व करके। जैसे कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? आप एक पासा है, पासे में कितने अंक होते हैं और कितनी बार उछाल रहे हो आप? सम संख्या कितनी आती है उसमें? 3 आती है ना, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 3/6 पी आएगा। इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। एक पासे में 6 अंक होते हैं, ठीक है। 2 बार उछाल रहे हैं यानी n बराबर कितना? 2, ठीक है। सम संख्या आनी है, सम संख्या इसमें क्या क्या है? 2, 4, 6, ठीक है। इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता बराबर होगी 3/6 यानी 1/2। फिर Q बराबर क्या होगा? 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/। अब आपको इसमें बर्नौली की प्रमेय लगानी पड़ेगी। बर्नौली की प्रमेय होती है x इक्वल टू r n सी r p की पावर r q की पावर n माइनस r। अब आपने इस पासे को कितनी बार उछाला था? 2 बार उछाला था, यानी x इक्वल टू क्या है? r इक्वल टू क्या है? 0, 1, 2। पहले हमने r इक्वल टू 0 लिया तो ये आएगा x इक्वल टू 0, n यानी क्या है? 2c0, p की पावर 0, q की पावर 2 माइनस 0। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ फार्मूला लगेगा NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। तो ये आएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0, 2 माइनस 0, p की पावर 0, q की पावर 2। अब p और q की अब वैल्यू रख दीजिए इधर। फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 यानी क्या? 1। ये फैक्टोरियल 2, p हमने क्या माना था? p इक्वल टू है 1/2 की पावर 0, q इक्वल टू क्या है? 1/2 की पावर 2। इसे अब सॉल्व कर दीजिए, दोनों कैंसिल हो गया। 1/2 की पावर 0 यानी क्या आ गया? 1। किसी की पावर भी 0 होती है तो 1 होता है। ये हो गया 1/2। इसी तरीके से दूसरा निकाल लीजिए। x इक्वल टू 1 रखिए तो यहाँ r इक्वल टू 1 रखिए तो ये आएगा 2c1 p की पावर 1 q की पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ इसे भी हल कर दीजिए। p मीन्स 1/2 की पावर 1, q मतलब 1/2 की पावर 2 माइनस 1। इसे सॉल्व कर देना, जो आंसर आएगा। फिर तीसरा r इक्वल टू 2 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 2c2 p की पावर 2 q की पावर 2 माइनस 2। तो ये हो गया 2c2 p मीन्स 1/2 की पावर 2, q यानी 1/2 की पावर 0। इसे भी सॉल्व कर दीजिए। फिर इसके बाद ये आपका प्रायिकता बंटन आ जाएगा। x इक्वल टू r p x इक्वल टू r 0, 1, 2। 0 के मान आया 1/4। इसी तरीके से आप ये 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, वो दोनों मान यहाँ लिखेंगे और उसके बाद p इक्वल टू होता है x इक्वल टू r। ये जो 1/4 यहाँ भी जो मान आए, यहाँ भी जो मान आए, तीनों को ऐड कर देना
आपने अगर सवाल सही किया है तो उसका आंसर 1 आएगा, जो समझ में आ जाएगा कि आपका सवाल सही है। सबसे पहले तो बच्चों तुम लोगों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। पर मैं तुम लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब सबसे पहले आपको पेपर मिले उस पेपर को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चन पे आप टिक लगा के करना शुरू कीजिए। फिर उनसे जो दोबारा थोड़े कम आते हैं उनको दोबारा करिए। फिर जो आपको सबसे कम आते हैं उनको नीचे करिए और जो बिल्कुल भी नहीं आते उनको भी नहीं छोड़ना है। हमने आपको पहले भी बताया है कि मैथ्स में हर स्टेप पे अंक मिलते हैं, तो आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपको अंक जरूर मिलेंगे। आपके फेल होने के चांसेस तो बिल्कुल खत्म है अगर आप इन जो हमने चैप्टर आपको बताए हैं अगर उनमें से कोई आप 6-7 चैप्टर भी अच्छे से सरलतम रूप से तैयार कर लेते हैं तो वो आपको फायदे का होगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए, अपने धैर्य को बनाए रखिए, परीक्षा में पेपर देख के घबराइए मत। पहले उसको अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तो आप पहले शांत चित्त होकर 2-3 मिनट बैठिए, क्योंकि आपको पेपर 15 मिनट पहले मिल जाता है। आप उस पेपर को पढ़ते हैं और उसके साथ ही अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे तो आप परीक्षा में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो डिप्रेशन को छोड़ना है आपको और अपने जो आत्मविश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि आपने साल भर जो मेहनत की है उस मेहनत को ध्यान में रखते हुए अपने काम को आपको करना है और ध्यानपूर्वक पेपर को पढ़कर ध्यानपूर्वक अपने उत्तरों को लिखना है। और जितने भी जो सूत्र आपको याद हैं, सूत्र को याद करने का तरीका एक ही है कि आप बुक में से अभी आपके पास टाइम है, आप सारे चैप्टर वाइज जितने भी सूत्र आपको इस्तेमाल होते हैं उन सूत्रों को आप एक जगह लिख लीजिए और जहां आपकी टीवी है टीवी देखना बंद कीजिए, मोबाइल भी बंद कीजिए और अभी सिर्फ आप परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि आप 12th में हैं। आपके कैरियर का वो मुकाम चल रहा है कि यही डिसाइड करेगा कि आप आगे जाके क्या कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ जरा भी चूक की तो आगे आपको मौका नहीं रहेगी। आपको पता है कि समय भी एक बार दस्तक देता है। और मेरी तरफ से एक बार फिर आपको बेस्ट ऑफ लक। विद्यार्थी वर्ग और उनके माता पिता, आपने सभी ने हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देखा होगा और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करके सफलता प्राप्त करें। नमस्कार।